नमस्कार दोस्तों, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि बिहार स्टेट 2024 की परीक्षा पेपर 1 समाप्त हो चुकी है। पेपर 2 11 जून से होने वाली है। आर्ट ऑफ टीचिंग का मैराथन क्लास मैं यहाँ ले रहा हूँ। आज ये 13वां सेट है। इससे पहले 12 सेट मैं करा चुका हूँ। इसी यूट्यूब चैनल के प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएंगे और बहुत ही लेवल के सवाल मिलेंगे। ऐसे ही प्रश्न परीक्षा में पूछे जा रहे हैं। मैक्सिमम सवाल हमारे सेट से आ रहे हैं, तो आपको एक बार सेट को अवश्य देखना चाहिए। कुल 12 वीडियो का सेट डाला हुआ है। आज ये 13वां वीडियो लेकर हम आपके सामने उपस्थित हैं। तो चलिए बिना देरी किए शुरू करते हैं आज का यह सेशन। पहला सवाल लेते हैं दोस्तों, और ये पहला सवाल जो हमारा है वो है पहला सवाल नीचे कर लेते हैं। कहता है कि निम्न में कौन सा कौशल संवेगात्मक बुद्धि से संबंधित है। तो संवेग इमोशनल इंटेलिजेंस जिसे आप कहते हैं उससे संबंधित है। तो कौन सा है? क्या याद करना है? क्या गतिक प्रक्रमण है? विचार करना? समानुभूति देना? तो दोस्तों यहां पूछ रहा संवेगात्मक बुद्धि। तो संवेगात्मक बुद्धि से क्या है? सहानुभूति देना, एम्फैटाइजिंग देना, जिसे सिंपैथी भी कहते हैं, समानुभूति देना जो होता है वो संवेगात्मक बुद्धि से संबंधित होता है। कौशल संवेगात्मक बुद्धि। आपके पास यदि कौशल संवेगात्मक बुद्धि है तो आप लोगों को सहानुभूति देते हैं, समानुभूति देते हैं। चलिए अगला सवाल। पाठ योजना का पंचपदीय प्रणाली किसने प्रतिपादित किया? तो दोस्तों पाठ योजना का प्रतिपादित किया था हमारे हर्वर्ड साहब ने। तो उन्होंने ये 5 पदीय प्रणाली दिए। तो 5 पदीय प्रणाली क्या था? तो जर्मनी के थे हमारे हर्वर्ड साहब, जो मनोवैज्ञानिक थे, और उन्होंने पाठ योजना से संबंधित 5 प्रणाली दिया। पहला बताया तैयारी, सबसे पहले पाठ योजना की तैयारी, फिर प्रस्तुति, फिर जुड़ाव, फिर सामान्यीकरण और फिर अनुप्रयोग। ये कुल 5 चरण उन्होंने दिया। अगला सवाल लेते हैं दोस्तों। ये पिछला सवाल में मैं आपको बता दूं कि ये सवाल पूछा गया था पिछले बार स्टेट में। तो बिहार विद्यालय परीक्षा समिति ने जो उत्तर दिया था वो बी दिया था, ब्रूनर, जो कि गलत जवाब है। सही जवाब है हर्वर्ड साहब। अगला सवाल लेते हैं। प्रोजेक्ट एक संदोष्य क्रिया है जिसको पूर्ण संलग्नता के साथ सामाजिक वातावरण में किया जाता है। यह कथन किसका है? तो जो प्रोजेक्ट मेथड है उसको दिया था किलपैट्रिक साहब ने। तो ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर, किलपैट्रिक। चलिए अगला सवाल लेते हैं। ये डिटेल्स व्याख्या है, यदि आप पढ़ना चाहें तो वीडियो पॉज करके आप पढ़ सकते हैं कि परियोजना यानी प्रोजेक्ट को एक परियोजना के रूप में विकसित करना एक सामाजिक परिवेश में संपूर्ण उद्देश्यपूर्ण गतिविधि है। डॉक्टर विलियम हेड किलपैट्रिक ने परिभाषित किया कि प्रोजेक्ट एक सदस्य क्रिया है जिसको पूर्ण संलग्नता के साथ सामाजिक वातावरण में किया जाता है। अगला सवाल लेते हैं दोस्तों, और अगला सवाल ये है, प्रयत्न एवं भूल विधि का प्रयोग किस मनोवैज्ञानिक ने किया था? तो प्रयत्न करिए और भूलिए, फिर प्रयास कीजिए। तो भूल और त्रुटि का सिद्धांत एडवर्ड थॉर्नडाइक ने दिया था। थॉर्नडाइक ने भूल और त्रुटि का सिद्धांत दिया, जो एक व्यवहारवाद के सिद्धांत के तहत आता है। तो थॉर्नडाइक साहब ने कहा कि देखिए, बच्चा भूल करेगा, त्रुटि करेगा, ये उसका व्यवहार है, लेकिन यदि वो बार बार इन चीजों को दोहराएगा तो फिर वो सीख भी जाता है। चलिए अगला सवाल। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 का सर्वाधिक महत्वपूर्ण पक्ष क्या था? तो राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 का सर्वाधिक महत्वपूर्ण पक्ष यही था कि सभी समाज के सभी वर्गों के लिए शिक्षा के समान अवसर मिलना चाहिए। करेक्ट जवाब ए ही है, यही उनका सर्वाधिक महत्वपूर्ण पक्ष था। अगला सवाल ले। विषयगत योग्यता को भली भांति जाना जा सकता है विचार विमर्श से। किससे? विचार फॉर्म डिस्कशन। आपके अंदर किस विषय की योग्यता कितनी है इसको जाना जा सकता है विचार विमर्श करके द्वारा। अगला सवाल लेते हैं। एक अच्छे शिक्षक को शिक्षण विधियों का ज्ञान अवश्य होनी चाहिए। बिल्कुल होनी चाहिए। तो एक अच्छा शिक्षक कैसा होना चाहिए? इससे शिक्षण अधिक प्रभावशाली हो जाता है, इससे शिक्षण कार्य जल्दी समाप्त होते हैं, इससे शिक्षण कार्य आसानी से होता है, इससे शिक्षक को आत्मविश्वास मिलता है। तो हमसे सवाल पूछा कि अच्छे शिक्षक को शिक्षण विधियों का ज्ञान होना चाहिए, यानी टीचिंग मेथड का नॉलेज होना चाहिए। इससे क्या होगा कि वो उनकी जो इफेक्टिव होगी, मेक्स लर्निंग मोर इफेक्टिव, तो इससे शिक्षण अधिक प्रभावशाली हो जाता है। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। अगला सवाल लेते हैं दोस्तों। एक अध्यापक होने के नाते हम शिक्षण अधिगम सामग्री का उपयोग इसलिए करेंगे क्योंकि इससे विद्यार्थी व्यस्त रहेंगे। ये नेगेटिव है।
इससे विद्यार्थी अधिक सुगमता से सीखेंगे, ये पॉजिटिव बात। बाकी जो आंसर मिल गया तो ये सब खत्म। अगला सवाल, शैक्षिक संस्थानों की पाठ्यचर्या निम्न में से किन किन पर आधारित होनी चाहिए? तो किस किस पर आधारित होना चाहिए? सिद्धांत पर, व्यवहार पर, सिद्धांत एवं व्यवहार दोनों, सिद्धांत, व्यवहार और शोध पर। तो दोस्तों कुल मिलाकर सब देखिए, सिर्फ सिद्धांत पे नहीं, व्यवहार पे सिर्फ नहीं, सिद्धांत और व्यवहार दोनों पर, ये भी सही नहीं है। देखिए हाँ, सिद्धांत, व्यवहार और शोध, तो रिसर्च भी होना चाहिए, प्रैक्टिस भी होना चाहिए और थ्योरी भी होना चाहिए। डी ज्यादा इफेक्टिव आंसर है, जो कि साइकोलॉजी है। अगला सवाल लेते हैं, आपको कक्षा के कुछ छात्र असाधारण उज्ज्वल हैं, आप उन्हें सिखाएंगे कक्षा के साथ, उच्च कक्षाओं में समृद्ध कार्यक्रम का उपयोग करेंगे केवल जब वो चाहे? नहीं, कोई भी छात्र कितना भी उज्जवल हो, बहुत तेज हो, भले उसे कुछ एक्स्ट्रा कराएं आप, लेकिन कक्षा के साथ ही आप पढ़ाएं अलोंग विद द क्लास, ताकि समावेशी शिक्षा का पालन हो, भेदभाव ना हो। अगला सवाल लेते हैं दोस्तों, अकॉर्डिंग टू एनसीएफ 2005 के अनुसार शिक्षक की भूमिका निभानी होगी आधिकारिक, तानाशाही, अनुवेदक, सुगमकर्ता, फैसिलिटेटिव, ऑप्शन डी। तो एनसीएफ 2005 में साफ कहा गया कि शिक्षक जो है एक फैसिलिटर होगा, यानी कि सुविधादाता होगा, सुगमकर्ता होगा। अगला सवाल, शिक्षक मुख्य रूप से निम्न में से किस विधि द्वारा विद्यार्थियों के समूह व्यवहार का अध्ययन करता है? तो शिक्षक जो है वो जो स्टूडेंट होता है उसके समूह का व्यवहार का अध्ययन करता है अवलोकन विधि द्वारा, ऑब्जर्वेशंस, यानी ध्यान रखा जाता है स्कूल में। देखिएगा छात्रों पर, देखो फलना छात्र जो है उस ग्रुप में ज्यादा अच्छा है, उसके व्यवहार से देखा जाता है। एक शिक्षक द्वारा छात्रों की गुणवत्ता का मूल्यांकन करने के लिए उपयोग की जाने वाली स्कोरिंग गाइड को कहा जाता है, क्या कहा जाता है दोस्तों? रूबिक्स कहा जाता है। इसको याद ही कर लीजिए, रूबिक्स, यानी एक शिक्षक द्वारा छात्रों की गुणवत्ता का मूल्यांकन करने के लिए उपयोग किए जाने वाले स्कोरिंग गाइड को कहा जाता है रूबिक्स। अगला सवाल लेते हैं, एक माध्यमिक विद्यालय की अध्यापिका वास्तव में विद्यार्थियों की सहायता करती है यदि वो है कक्षा में बालकों को नोट्स लिखवाती है, पाठ्यक्रम निर्धारित समय से पूरा कराती है, मूल्यांकन में निष्पक्ष है, विद्यार्थियों को प्रश्न पूछने के लिए प्रोत्साहित करती है। गुड। अच्छा टीचर जो होता है, इनकरेज स्टूडेंट्स टू आस्क द क्वेश्चन, आपको इनकरेज करना होगा स्टूडेंट को। अगर आपके कक्षा में छात्र खड़े होकर सवाल नहीं पूछ रहे हैं, इसका मतलब आपकी कक्षा नीरस है, छात्र के हित में नहीं आ रहा है। तो आप ऐसे बच्चे तैयार करें जो आपसे सवाल करें, आपकी आलोचना करें, आपके सिद्धांतों पर प्रश्न उठाए, आपकी बातों से नए नए सवाल तैयार करके आपसे ज्यादा से ज्यादा पूछे, ताकि ज्यादा से ज्यादा वो सीख सके। अगला सवाल लेते हैं दोस्तों, बच्चों का मौखिक या अमौखिक रूप से सजा देने से जो परिणाम सामने होगा उन्हें काम करने के लिए प्रेरित करना, बच्चे की छवि की रक्षा, उनके अंक में सुधार, उनके स्व अवधारणा में नुकसान पहुंचना। तो बच्चों को मौखिक या अमौखिक रूप से सजा देने से जो परिणाम सामने आएगा, यानी बच्चों को आप जब दंड दीजिएगा या सजा दीजिएगा तो उसके क्या रिजल्ट सामने हमारे आएंगे। तो सही बात है, जब आप उसे सजा दीजिएगा तो जाहिर सी बात है उसकी जो अवधारणा है, सेल्फ डिफेंस है, सेल्फ कंसेप्ट है, सेल्फ है, वहाँ निगेटिविटी आएगी। जो जिसका अच्छा उदाहरण दी है, डैमेजिंग देयर सेल्फ कंसेप्ट, उनके स्व अवधारणा को नुकसान पहुंचेगा। अगला सवाल लेते हैं, एक शिक्षक अपने छात्रों को सिखाने हेतु अंतः प्रेरित होने के लिए कैसे बढ़ावा दे सकता है? चिंता और भय उत्पन्न करके, वेरी निगेटिव है। प्रतिस्पर्धा होकर, यह भी निगेटिव है। व्यक्तिगत लक्ष्यों और उनकी महारत को निर्धारित करने में उनका समर्थन करेंगे, बिल्कुल सही जवाब सी है। सपोर्ट करिए बच्चे को, जहां तक हो वो ज्यादा से ज्यादा अच्छा करे। अगला सवाल है आपका 17 नंबर, वन अ चाइल्ड फेल्स इट मीन्स, एक बच्चा असफल हो जाता है, इसका मतलब क्या है? बच्चे को निजी ट्यूशन लेना चाहिए था। भाई निजी ट्यूशन कैसे ले लें? तंत्र असफल हो गया, ये इस पर सोच सकते हैं। बच्चा पढ़ाई के लायक नहीं था, अरे ऐसा नहीं होता। बच्चे ने उत्तर को ठीक से याद नहीं किया, याद तो नहीं करना है भाई, पढ़ना समझना है, तो तंत्र फेल होता है। देखिए हमारे एक वैज्ञानिक थे जीन पियाजे साहब, जीन पियाजे ने कहा हर बच्चा अपने आप में एक नन्हा वैज्ञानिक है। तो जब कोई फेल हो रहा है ना, तो हमारा बच्चा फेल नहीं हो रहा, हमारा सिस्टम फेल हो रहा है। हमारी सिस्टम उस बच्चे को पढ़ा नहीं पा रहा, अनुकूल नहीं, इसलिए द सिस्टम हैज फेल्ड। जब कोई बच्चा फेल होता है तो सिस्टम फेल है, बच्चा कभी बराबर नहीं है। बच्चा तो बच्चा है भाई, वो तो गॉड गिफ्टेड है। ईश्वर ने सारे बच्चे को साइंटिस्ट बना के भेजा है, बस हम उसको किस तरह ट्रीट करते हैं ये ज्यादा जरूरी। अगला सवाल लें,
शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में व्यक्तिगत ध्यान महत्वपूर्ण होता है क्योंकि शिक्षण प्रशिक्षण कार्यक्रम इसकी सलाह देता है। प्रत्येक शिक्षार्थी को अनुशासित करने के लिए शिक्षक को बेहतर अवसर प्रदान करता है। बच्चे अलग अलग गति से विकसित होते हैं और अलग अलग तरीके से सीखते हैं। समूह में शिक्षा हमेशा बेहतर सीखते हैं। नहीं, कह रहा शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में व्यक्तिगत ध्यान महत्वपूर्ण होता है, बिल्कुल, क्योंकि यह प्रत्येक शिक्षार्थी को अनुशासित करने के लिए शिक्षक को बेहतर अवसर प्रदान करता है। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। अगला सवाल लेते हैं दोस्तों। एक शिक्षक कभी खुद से सवाल का जवाब नहीं देती, वह अपनी छात्रों को उत्तर देने, समूह चर्चा करने और सहकारी अधिगम को अपनाने के लिए प्रेरित करती है। यह उपागम किस सिद्धांत पर आधारित है? बहुत अच्छा। ये जो उदाहरण है वो सहभागिता का है, सक्रिय, एक्टिव पार्टिसिपेशन। तो वो जो शिक्षक है वो सहभागी है, सक्रिय, काफी एक्टिव है। वो खुद से सवाल का जवाब नहीं दे करके बच्चों को आपस में डिबेट करा करके, समूह चर्चा करा करके सवाल जवाब करवा रहे हैं। इसका मतलब वो हमारा जो शिक्षक है वो एक्टिव पार्टिसिपेशन यानी कि सक्रिय सहभागिता के सिद्धांत पर काम कर रही है। बहुत अच्छा काम है। 20, आप किसी विद्यार्थी द्वारा अप्रासंगिक प्रश्न पूछे जाने पर आप क्या करेंगे? यानी मान लीजिए कोई बच्चा है जो अप्रासंगिक, प्रसंग से हट के सवाल पूछेगा, क्या आप उसे इग्नोर करेंगे? क्या उसकी गलती को आभास कराएंगे? उसको अन्य अवसर देंगे? उनसे सभी बच्चों के बीच डांटेंगे? देखिए, कोई भी छात्र कभी कभी उठपटांग सवाल पूछ ही लेता है, तो हमारा उसके पीछे क्या ये होना चाहिए? तो आप जब उसको समझाएं तो उसको एक और चांस दीजिए। विल गिव अनदर अपॉर्चुनिटी। कहिए देखो बेटा, ऐसा है कि ये जो सवाल है वो प्रासंगिक है, तो तुम एक बार सोच लो कंसेप्ट पर और फिर से अगर कोई डाउट है तो सवाल पूछो। तो ये है, अनदर अपॉर्चुनिटी दीजिए। एक अच्छा परीक्षण में 3 गुण होता है: वैधता, मूल्यांकन और व्यवहारिकता। वैधता, विश्वसनीयता और व्यवहारिकता। ऑप्शन डी। 3, व्यापकता, मूल्यांकन और प्रयोगात्मकता। व्यापकता, मूल्यांकन और व्यवहारिकता। एक अच्छा परीक्षण जो होता है वो कैसा होना चाहिए? उसमें 3 चीज होना चाहिए: वैधता होना चाहिए, विश्वसनीयता होना चाहिए और व्यवहारिकता होना चाहिए। तो चलिए देखते हैं ये किस ऑप्शन में, वैधता, विश्वसनीयता और व्यवहारिकता। तो ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन लेते हैं। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, छात्रों को पहली कोई सामान्य नियम बताकर उसके बाद उसे नियम के उदाहरण देकर नियम की पुष्टि करने की विधि को क्या कहते हैं? निगमन विधि कहते हैं। जब आप कोई थ्योरी देते हैं और फिर उसका उदाहरण देते हैं तो वो है डिडक्टिव मेथड, निगमन विधि। लेकिन जब आप कोई एग्जाम्पल देते हैं और उस एग्जाम्पल से जब आप थ्योरी तक जाते हैं तो वो होता है आगमन विधि। चलिए अगला सवाल लेते हैं। सूक्ष्म शिक्षण चक्र का सही क्रम कौन सा है? तो सूक्ष्म शिक्षण का सही क्रम क्या है? सूक्ष्म पाठ योजना, सूक्ष्म पुनः पाठ योजना, पुनः शिक्षण, पुनः प्रतिपुष्टि। सूक्ष्म पाठ, तो देखिए दोस्तों, ये जो सूक्ष्म पाठ योजना होता है जिसको तैयार करा जाता है, काफी छोटे स्तर पर होता है। तो उसमें क्या होता है कि शिक्षण 6 मिनट, फिर प्रतिपुष्टि 6 मिनट, उसके बाद फिर 12 मिनट पुनः पाठ योजना, फिर पुनः शिक्षण 6 मिनट, प्रतिपुष्टि 6 मिनट, संपूर्ण 36 मिनट का ये पूरा होता है। तो माइक्रो टीचिंग जो होता है वो कुल 36 मिनट का होता है। तो सवाल का जवाब क्या होगा? तो सवाल का जवाब सूक्ष्म पाठ योजना तैयार करना, शिक्षण पुनः पाठ योजना, ये गड़बड़ है, सूक्ष्म पाठ योजना बिल्कुल, शिक्षण, प्रतिपुष्टि, पुनः शिक्षण, पुनः प्रतिपुष्टि बिल्कुल, सूक्ष्म पाठ योजना, शिक्षण, प्रतिपुष्टि, पुनः पाठ योजना, पुनः प्रतिपुष्टि। तो लास्ट में क्या दिखा रहा है हमें? पुनः प्रतिपुष्टि। तो लास्ट में क्या है? पुनः प्रतिपुष्टि। तो जब मिलाएंगे आप सूक्ष्म पाठ योजना, सूक्ष्म प्रतिपुष्टि, शिक्षण, फिर पुनः पाठ योजना, फिर पुनः प्रतिपुष्टि, ऑप्शन सी। अगला सवाल लेते हैं। बालकों में शोध एवं अनुसंधान संबंधी क्रियाकलाप विकसित करने हेतु क्या करेंगे आप? उनकी अवलोकन शक्ति को बढ़ाएंगे, उनके शोध एवं अनुशासन कार्य के महत्व से अवगत कराएंगे, अनुसंधानकर्ताओं के बारे में उन्हें बताया जाए ताकि वो अनुसंधान कर सके, उन्हें बताया जाए कि शोधकर्ता सम्मानित होते हैं। बिल्कुल नहीं, आप उनकी अवलोकन शक्ति बढ़ाएंगे। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। अगला सवाल लेते हैं। दलगत शिक्षण परिकल्पना अंतर्निहित है। तो दलगत, हाइपोथेसिस अंडरलाइंग, तो दलगत शिक्षण परिकल्पना है स्कूल का सर्वश्रेष्ठ शिक्षक अधिक छात्रों द्वारा साझा किए जा सकते हैं। तो अकेले काम करते हैं, नहीं, दलगत में अकेले निगेटिव है।
शिक्षक अकेले शिक्षण कार्य करने में सक्षम नहीं होते, ऐसा बात नहीं है। स्कूल के सबसे शिक्षक अधिक छात्रों द्वारा साझा किए जाते हैं, बिल्कुल सी ऑप्शन करेक्ट है। अगला सवाल, पदानुक्रम के उच्चतम स्तर पर कौन होता है? तो मूल्यांकन होता है। तो ब्लूम साहब का जो थ्योरी था उसमें सबसे टॉप लेवल पर होता है मूल्यांकन। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। ये देखिए, ये पदानुक्रम है, सबसे नीचे होता है ज्ञान या सूचना, उसके बाद समझ, अनुप्रयोग, विश्लेषण, संश्लेषण, मूल्यांकन। अगला सवाल लेते हैं, माइक्रो टीचिंग सूक्ष्म शिक्षण किस दक्षता पर केंद्रित है? विधि पर, कौशल पर, विषय वस्तु पर? तो कौशल पे, स्किल्स पे, कौशल विकास के लिए ये टीचर ट्रेनिंग्स में दिया जाता है। विशिष्ट से सामान्य की ओर जाते हैं, विशिष्ट से सामान्य की ओर जाते हैं आगमन विधि में इंडक्टिव मेथड, ऑप्शन ए, और सामान्य से विशिष्ट और डिडक्टिव मेथड निगमन विधि। अगला ऑप्शन लेते हैं, अभिरुचि किस अधिगम अनुच्छेद द्वारा परिलक्षित होती है? तो जो अभिरुचि होती है वो भावनात्मक अफेक्ट करता है, अफेक्ट भावनात्मक विधि से क्या होता है? परिलक्षित होती है। अगला ऑप्शन 30 आर्ट ऑफ टीचिंग का 30वां यानी कि अंतिम सवाल, निम्न में शिक्षण का कौन सा स्तर अनुशंसित नहीं है? तो वो कौन सा है? विभेदन स्तर, डिफरेंशिएशन लेवल। शिक्षण का कौन सा स्तर अनुशंसित नहीं है? तो डिफरेंशिएशन लेवल, विभेदन स्तर, ऑप्शन डी द करेक्ट आंसर। तो ये 30 सवाल थे दोस्तों आर्ट ऑफ टीचिंग से। अब 10 सवाल होंगे जीएस से और फिर 10 सवाल होंगे उसमें 5 मैथ के और 5 रीजनिंग के। चलिए अगला लेते हैं, जीएस के सवाल, निम्न में से कौन सा प्रभावी शिक्षण के मुख्य व्यवहार है? लेकिन इस सेट में बिहार बोर्ड ने आगे कुछ और सवाल आर्ट ऑफ टीचिंग के ही पूछे हैं, तो चलिए देखते हैं। निम्न में कौन सा प्रभावी शिक्षण में मुख्य व्यवहार है? विद्यार्थियों के विचारों एवं योगदान का उपयोग, रचना बनाना, प्रश्नीकरण, अनुदेशन, विविधता। तो बिल्कुल गलत, ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर, यूजिंग स्टूडेंट आइडियाज एंड कंट्रीब्यूशन। एक अच्छा शिक्षक होना चाहिए, बिल्कुल कैसा होना चाहिए? संसाधन पूर्ण और एकांतरिक, एकांतरिक क्यों होगा भाई? संसाधन पूर्ण और सहभागी, ये सही जवाब। संसाधन पूर्ण एवं प्रभावशाली, प्रभावशाली। एक अच्छा शिक्षक संसाधन पूर्ण और सहभागी होना चाहिए, पार्टिसिपेटिव होना चाहिए। प्रभाव दिखा के कहाँ जाएंगे आप? नेता नहीं बनना है, टीचर बनना है। शिक्षण पेशे का उन्नयन तभी हो सकता है जब शिक्षक सृजनात्मक विधियों से पढ़ाए, वेतन योग्यता अनुसार मिले, शिक्षक स्वयं नए प्रयोग करें एवं नई विधियां निकाले, शिक्षक छात्रों को अधिक समय दें। तो टीचर्स देमसेल्फ शुड बी डी न्यू एक्सपेरिमेंट, ऑप्शन सी द करेक्ट आंसर। नवीन शिक्षण रणनीतियों का एक प्रभावी वातावरण बनाकर शिक्षक छात्रों के बीच बेहतर संबंध बनाने में मदद कर सकते हैं। चलिए अगला सवाल लेते हैं, छात्रों में मूल्यों की शिक्षा देना आवश्यक है क्योंकि उससे उनका बौद्धिक विकास होगा, माता पिता प्रसन्न होंगे, उनके सद्गुण के प्रति आस्था और सजगता बढ़ेगी, वह भी एक शिक्षा है, बिल्कुल नैतिक विकास करती है, तो सद्गुणों के प्रति उसकी सजगता बढ़ेगी, ऑप्शन सी द करेक्ट आंसर है। अगला सवाल लेते हैं, विद्यालय में डैश के द्वारा शारीरिक दंड को निषिद्ध किया गया है। तो शारीरिक दंड को राइट टू एजुकेशन कानून जो हमारा आया था 2009 में, उसके द्वारा बैन कर दिया गया, RTE 2009, जिसे लागू किया गया 1 अप्रैल 2010 में। चलिए अगला सवाल लेते हैं, नहीं यही खत्म हो जाता है। तो इस सेट में सिर्फ आर्ट ऑफ टीचिंग के ही सवाल थे। शिक्षण कला का ये 13वां सेट आज समाप्त हो रहा है, जल्द ही शाम तक आपको 14वां सेट देखने को मिलेगा। हमारे इस प्लेलिस्ट यूट्यूब चैनल पर जब आप जाएंगे तो शिक्षण आर्ट ऑफ टीचिंग का कुल 13 लिस्ट आपको मिल जाएंगे, 13 सेट्स, 13 वीडियोस मिल जाएंगे, उसे आप देख सकें। और पूरा वीडियो देखने पर आपको आपकी जो तैयारी है उसमें 4 चांद लगने वाली है, तो एक बार जरूर देखें। इसी चैनल पर फिजिक्स पेपर 2 और बिहार स्टेट तथा BPSC TRE 3 का जो फिजिक्स पेपर है उसकी भी तैयारी हो रही है, तो आप उसे भी प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। काफ़ी लेवल के सवाल हैं, एक बार देखिए, फिर आपको अच्छा लगे तो दोबारा देखिए। इसी चैनल पर हमारे रोजगार समाचार का अपडेटन हर सप्ताह मिलते रहता है, तो इसलिए इन तमाम अपडेट्स को आप तक पहुंचने के लिए आपको क्या करना होगा कि आपको द मिशन बाय एस कुमार इस चैनल को सब्सक्राइब करना होगा और फिर बेल आइकन को हिट करके घंटी बजा दीजिए ताकि सारे लेटेस्ट अपडेट आप तक पहुंचे। आज के लिए इतना ही, अपना और अपनों का ख्याल रखिए। जय हिंद, जय भारत।